विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज अपन उत्सर्जन से संबंधित रोगों के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। लास्ट के वीडियो में अपन ने उत्सर्जन से संबंधित जो रोग थे, महत्वपूर्ण रोग थे, उनके बारे में बात की थी, जिनमें हमने यूरेमिया के बारे में पढ़ा था, गाउट, ब्राइट, सिस्टिस रोग, पीलिया, फ्रिक फत्री, ग्लाइकोसूरिया, डिसूरिया और पॉलीयूरिया, इनके बारे में अपन ने बात की थी। तो टोटल मैंने आपको कहा था कि 17-18 डिजीज हैं, वैसे मैन बाकी तो खूब डिजीज हैं ऐसे, उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो आज अपन बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जो डिजीज है उत्सर्जन से संबंधित, और उस डिजीज का नाम है ओलिगोयूरिया। तो ओलिगोयूरिया जस्ट पॉलीयूरिया का अपोजिट है। पॉलीयूरिया में अपन ने पढ़ा था कि बार बार मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ता है, यानी बहुमूत्रलता बीमारी होती है, क्योंकि जल का अवशोषण नहीं हो पाता है संग्राहक नलिकाओं में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें मेनली डायबिटीज बीमारी होती है। आज अपन बात करेंगे ओलिगोयूरिया की। तो ओलिगोयूरिया में क्या है कि ओलिगोयूरिया में, पॉलीयूरिया में क्या था, बार बार मूत्र का उत्सर्जन होना। तो ओलिगोयूरिया में जितना मूत्र की जो एक दिन में उत्सर्जन क्षमता होती है, जिसको अपन बोलते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 लीटर जो मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ता है, जरूरी है शरीर के लिए, तो उसकी मात्रा बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो ओलिगोयूरिया जो रोग है उसके अंतर्गत क्या ध्यान में रखना है आपको कि मेनली जितनी निश्चित आवश्यक मात्रा मूत्र को उत्सर्जित करनी चाहिए, यानी मूत्र उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मूत्र उत्सर्जित होना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होने चाहिए, उससे बहुत ही कम मात्रा क्या होती है, मूत्र की उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट अपने डिजीज है प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया नाम से स्पष्ट है, ज्यादा ध्यान में मत रखना। यहाँ एक वर्ड को पकड़ लो आप, प्रोटीन। तो यदि मूत्र के रूप में, यानी मूत्र के साथ प्रोटीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जित हो, किसकी, यानी मूत्र में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाए, प्रोटीन की पाई जाए, तो वो जो कौन सा रोग हो जाएगा, प्रोटीनयूरिया रोग हो जाएगा। और आपको मैंने बता दिया था कि प्रोटीन के लिए जो अपने नेफ्रॉन की जो कुंडलित भाग होते हैं, जो कैप्सूल पार्ट होता है, वो क्या होता है, एपार्गम में होता है। लेकिन ऐसा कोई डिसऑर्डर हो जाता है जिसके कारण प्रोटीन की मात्रा मूत्र में ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट अपनी बीमारी है एल्ब्यूमिन यूरिया। ये नाम भी आपने पढ़ा था। एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन्स हैं जो अपन देखते हैं कि अपने रक्त का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जब अपन प्लाज्मा की बात करते हैं तो वहां पे, तो जब मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती हो ज्यादा मात्रा में, एक लिमिट होती है, इनकी निश्चित मात्रा होती है पदार्थ की, लेकिन यदि एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाए तो वो जो उत्सर्जन से संबंधित जो रोग हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिन यूरिया रोग बोलेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट अपना आएगा कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया में ध्यान देना, कोई भी कीटोन, जैसे मेनली अपन बात करते हैं कोई भी एसिटिक अम्ल जैसा ऐसा कोई पदार्थ होता है, वो मूत्र के रूप में क्या हो, कोई कीटोन का है, कोई भी कीटोन का है, मूत्र के रूप में क्या हो, उत्सर्जित किया जाए, या मूत्र में किसी कीटोन काय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो किसी कीटोन काय की मात्रा ज्यादा, जैसे एसिटिक एसिड की अपन बात करते हैं तो उसकी मात्रा ज्यादा हो, तो वो रोग कौन सा हो जाएगा, कीटोन्यूरिया रोग हो जाएगा। यानी इनसे नाम से स्पष्ट होता है, प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, कीटोन्यूरिया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीमेटोयूरिया। तो यहाँ इस वर्ड को थोड़ा सा आपको पकड़ना है। यहाँ एक नाम दिया हुआ है हिम। क्या नाम दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है। जब अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था तो अपन ने कहा था मैन जो श्वसन वर्णक होता है वो क्या होता है,
हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, आयरन प्रोटीन, आयरन प्रोटीन ही तो है। जब आयरन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाए मूत्र में, हिम की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो वो रोग कौन सा कहलाएगा, हेमेटोयूरिया कहलाएगा। और अपनी भाषा में अपन बात करें कि जब मूत्र का उत्सर्जन किया जाए तो मूत्र में यदि आंशिक रूप से रक्त भी क्या हो, उत्सर्जित किया जाए, यानी जब मूत्र का उत्सर्जन करते हैं तो थोड़ी मात्रा में यदि रुधिर का भी क्या किया जाए, उत्सर्जित किया जाए, रुधिर भी उत्सर्जन किया जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमेटोयूरिया बोलते हैं। यानी आरबीसी की थोड़ी मात्रा क्या होती है, इस बीमारी के अंतर्गत मूत्र में पाई जाती है, जिसको शरीर के बाहर क्या कर देते हैं, अपन उत्सर्जित कर देते हैं। ऐसे रोग में शरीर में रुधिर की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाईयूरिया। तो पाईयूरिया में आपको एक ध्यान रखना, पस, पाई का मतलब क्या ध्यान में रखना है, पस ध्यान में रखना है। पस का मतलब अपन बोलते हैं मवाद कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, मवाद कोशिकाएं। तो जब मवाद तो आप जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, तो जब मूत्र में पस कोशिकाओं की संख्या ज्यादा मिले या मवाद कोशिकाओं की संख्या ज्यादा मिले, दिखाई दे, पाई जाए, तो वो रोग कौन सा कहलाएगा, पाईयूरिया रोग कहलाएगा। अमूमन ये रोग तो दैनिक जीवन में देखने को मिल जाता है, ये रोग भी दैनिक जीवन में देखने को मिल जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार के अपन को नादानी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर के उचित रूप से अपन को इसका परामर्श लेके इसका निदान करवाना चाहिए। नेक्स्ट अपनी बात है हीमोग्लोबिन यूरिया। नाम से स्पष्ट है कि यदि मूत्र में किसकी मात्रा ज्यादा मिल जाए, हीमोग्लोबिन की मिल जाए, तो वो कौन सा रोग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया रोग कहलाएगा। 17वां रोग है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस भी है, एलकेप्टोन्यूरिया। इसको काला मूत्र रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला मूत्र रोग, या इसको कृष्ण मूत्र रोग, कृष्ण यानी कन्हैया काले रंग का, तो कृष्ण मूत्र रोग कह दो, चाहे आप इसको काला मूत्र रोग कह दो, चाहे आप इसको एलकेप्टोन्यूरिया कह दो। इसी नाम को पकड़ना है, मेन वर्ड यही है, इस नाम को पकड़ोगे तो आपको पता हो जाएगा कि इस रोग का कारण क्या है। यानी एक विशिष्ट पदार्थ होता है एलकेप्टोन, तो एक विशिष्ट पदार्थ जो एलकेप्टोन होता है, उसकी मात्रा जब मूत्र में ज्यादा बढ़ जाती है, किसकी, एलकेप्टोन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि जब अपन मूत्र को उत्सर्जित करते हैं तो ये जो एलकेप्टोन है ना, ये एलकेप्टोन वायु के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और वायु के साथ क्रिया करने के बाद किस रूप में दिखाई देगा, काले रंग में दिखाई देगा। और काले रंग में दिखाई देने के कारण अपन इसको कौन सा रोग बोल देते हैं, काला मूत्र रोग, या कृष्ण मूत्र रोग, या एलकेप्टोन्यूरिया कर देते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है इस रोग में कि एलकेप्टोन्यूरिया में एलकेप्टोन पदार्थ की मात्रा ज्यादा उत्सर्जित होती है, और ये एलकेप्टोन होता है, ये क्या करता है, वायु के साथ क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद जो मूत्र है उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, और काला रंग होने के कारण ही अपन इसको कृष्ण मूत्र रोग या काला मूत्र रोग कहते हैं। एक रोग और होता है इसी के अंतर्गत, जिसको अपन बोल देते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स रोग, डायबिटीज
इंसिपिड्स रोग। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अपन पोलीयूरिया की बात कर रहे थे तो यहाँ एक विशिष्ट हार्मोन था एडीएच। कौन सा? एंटी डायरेटिक हार्मोन था एडीएच। आपने देखा होगा पोलीयूरिया से इसका कोई लिंक नहीं है वैसे, लेकिन पोलीयूरिया रोग का लिंक तो वहां से है जैसे कुछ व्यक्ति शराब पी लेते हैं, कुछ व्यक्ति चाय का ज्यादा सेवन कर लेते हैं, तो उनको बार बार मूत्र उत्सर्जित करना पड़ता है। क्या होता है? उसको बार बार मूत्र उत्सर्जित करना पड़ता है। किन लोगों को? जो शराब का सेवन ज्यादा कर लेते हैं। शराब में मुख्य रूप से अपन बात करते हैं बियर की, या बियर के अलावा अदर जो अल्कोहल होते हैं उनकी, तो बियर या शराब, मुख्य रूप से बियर, बाकी अदर में थोड़ा कम ध्यान में रखना है। तो शराब या चाय का सेवन जो लोग करते हैं, जब शराब और चाय का सेवन करते हैं तो ये पदार्थ क्या करते हैं, अल्कोहल, अपने शरीर में आपने पढ़ा होगा जो संग्राहक जो नलिकाएं हैं, उन संग्राहक नलिकाओं में अधिकांश जल पुनरावशोषण होता है। तो अधिकांश जल का पुनरावशोषण होता है, तो वो काम कौन सा हार्मोन करता है? एडीएच करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करता है। वो काम वेसोप्रेसिन हार्मोन करता है। ठीक है। अब ये हार्मोन जब ये काम करते हैं तो ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। और ये ध्यान रखना, अधिकांश जो हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा क्या होते हैं? स्रावित किए जाते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि की जब अपन संरचना की बात करेंगे, आगे टॉपिक आएगा, तो पीयूष ग्रंथि की संरचना ऐसे होती है मटर के दाने के समान। ये जो पाली होती है इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी अग्रपाली होती है, और ये होती है न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी जिसको अपन क्या बोल देते हैं? पश्चपाली बोल देते हैं। तो इसके द्वारा तो दो मुख्य हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। एक तो ऑक्सीटोनिन होता है, ऑक्सीटोसिन भी लिखते हैं, और एक होता है एडीएच। बाकी सभी जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे प्रोलैक्टिन पीआरएच हार्मोन हो, चाहे एलएच हो, चाहे एफएसएच हो, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अग्रपाली के द्वारा क्या होते हैं? स्रावित किए जाते हैं। चाहे वो उत्तेजित करने वाले हार्मोन हो, चाहे वो प्रोसेस को संदमित करने वाले हार्मोन हो, जीएचआरएच हो, चाहे जीएचआईएच हो, यानी आरएच का मतलब रिलीजिंग हार्मोन हो, चाहे इनहिबिट हार्मोन हो। तो ये जो हार्मोन होते हैं वो अग्रपाली के द्वारा क्या होते हैं? स्रावित किए जाते हैं। लेकिन एडीएच हार्मोन होता है उसका स्राव कौन सी पाली करती है? पीयूष पाली। एक अलग से क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन और भी आ सकता है कि शराब का सेवन करने के बाद व्यक्ति बार बार मूत्र का उत्सर्जन करता है, क्यों? या चाय का सेवन करने के बाद व्यक्ति बार बार मूत्र का उत्सर्जन करता है, क्यों? तो इनका आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एडीएच जो हार्मोन होता है उसका स्राव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एडीएच हार्मोन का स्राव कम होने के कारण क्या होता है? एडीएच हार्मोन क्या करता है? जल का अधिकांश पुनरावशोषण करता है। तो पुनरावशोषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, और पुनरावशोषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो बार बार मूत्र का बार बार अपन को क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन करना पड़ेगा। पोलीयूरिया की बात थी। सेम डायबिटीज इंसिपिड्स बीमारी की जब बात करते हैं अपन, तो जब एडीएच हार्मोन का स्राव अलग हो, और एडीएच हार्मोन का जब अलग स्राव होता है तब क्या होता है? जो ग्लूकोज है, जो एक महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है, अपने शरीर के अंतर्गत ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। जैसे आपने देखा होगा
टीवी वगैरह अपन देखते हैं तो एक धारावाहिक आता है कि एक बच्चा क्रिकेट खेलता है, मई जून का मंथ होता है, तेज धूप पड़ती है और जब वो धूप के कारण वो क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है ग्लूकॉन डी, उस बच्चे को ग्लूकॉन डी दिया जाता है और ग्लूकॉन डी देते ही वो बच्चा फिर दोबारा आता है मैदान में और क्या कर देता है, छक्का मार देता है। यानी उसको त्वरित गति से क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। तो त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, मेनली ग्लूकोज होता है। तो ये ग्लूकोज है, शर्करा है। तो मुख्य रूप से इसकी जो मात्रा होती है मूत्र में ज्यादा हो जाती है और ज्यादा हो जाने के कारण शरीर से क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। और शरीर से उत्सर्जित हो जाती है तो इसका मतलब शरीर में शर्करा की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और शरीर में शर्करा की मात्रा में कमी आ जाएगी तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रोसेस हो जाएगी, निर्जलीकरण हो जाएगा। इसका कारण और भी हो सकता है, यदि अपन बार बार उपवास जैसी प्रोसेस करें तो भी, जो व्रत बोलते हैं अपन कंटिन्यू, यानी कि सप्ताह में एक दिन ऐसा तो होना भी चाहिए, बार बार जो लोग अनशन पे बैठ जाएं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। और इस रोग का यदि प्राकृतिक रूप से अपन देखें तो जहां मूत्र का उत्सर्जन करना किया जाता है तो वहां क्या हो जाती है, चारों ओर चींटियां एकत्रित हो जाती हैं और चींटियां एकत्रित हो जाती हैं तो वो अपन को एक प्राकृतिक रूप से संदेश देती हैं, प्रारंभिक संदेश देती हैं कि आपके मूत्र में शर्करा शरीर से बाहर की ओर क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यानी आपके शरीर में शर्करा की क्या हो रही है, कमी हो रही है, मूत्र में शर्करा की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो ये जो प्रमुख डिजीज थी उत्सर्जन से संबंधित, इन डिजीज की अपन बात करते हैं, सभी डिजीज इंपॉर्टेंट है, कुछ का आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना है, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया है, यूरेमिया है, गाउट है, ब्राइट है, सिस्टिस है, पीलिया है, ग्लाइकोसूरिया है, हेमेटोयूरिया है, पाइयूरिया है। इनके बारे में एक जैसे डायबिटीज इंसिपिड्स है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ज्यादा देना है। अब ये क्वेश्चन और यहाँ पे आपका बन रहा है, इस क्वेश्चन का भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन आपके ये भी आ सकता है कि एडीएच का कार्य क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का कार्य क्या है, या यदि इसका स्राव अल्प हो, मान ले क्वेश्चन पूछ ले आपके लिए घुमा के, अगले के माइंड पे डिपेंड करता है कि यदि मानव शरीर में एडीएच हार्मोन का अल्प स्राव हो तो उत्सर्जन से संबंधित कौन सी क्रिया प्रभावित होगी या क्या प्रभाव पड़ेगा। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चाय का सेवन किया हुआ व्यक्ति बार बार मूत्र का उत्सर्जन करता है क्यों, या शराब का सेवन किया हुआ व्यक्ति बार बार मूत्र का उत्सर्जन करता है क्यों। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता रहा था कि जैसे यूरिया का संश्लेषण हो रहा है अपने शरीर में, मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया होती है, और यूरिया का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, अमोनिया से होता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। जैसे अपन ने रिएक्शन लिखी थी शुरू में कि अमोनिया CO2 से रिएक्ट करती है तो किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। ये रिएक्शन थी अपनी। अब जब ये यूरिया का निर्माण होता है तो टोटल जो एटीपी होंगे, उन एटीपी के नंबर्स की मैं आपको बात करा, टोटल 3 एटीपी क्या होंगे इसमें मुख्य रूप से यूटिलाइज आएंगे। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ये एक अपने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण रोग थे उत्सर्जन से संबंधित। बाकी बात आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।